तो वृद्ध आश्रम खोलने का ही आपने क्यों सोचा? वृद्धाश्रम तीसरी चौथी स्टेप है मेरी। पहले मैंने भोपाल महानगर में पूरे जितने भी स्लम्स एरिया हैं, जी, 135 सेवा बस्तियां जिनको कहा जाता है, जी, उनमें मैंने अपना काम शुरू किया। छोटे-छोटे बच्चों के बीच में जाके शिक्षा, स्वावलंबन और स्वयं सहायता समूह का निर्माण कर कर के फिर बेटियों के बीच में मैंने काम किया। विधवा पुनर्विवाह करवाए, उनको जीवन की मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए। एक 17-18 साल की अगर कोई बेटी अकेली हो जाती है तो उसको फिर से जीवन जीने का हक है। उसके लिए बहुत सारे काम किए। ऐसे 75 से 80 विधवा पुनर्विवाह मैंने करवाए और वो बेटियाँ आज भी मेरे घर में मुझसे जुड़ी हैं। बहुत सारे बच्चों की मैं नानी बन चुकी हूँ। तो ये छोटे-छोटे काम करते-करते 2005 में मुझे बुजुर्गों की सेवा करने का मौका मिला, जो मेरे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती थी। क्योंकि मैं एक संयुक्त परिवार में पली-बढ़ी, संयुक्त परिवार में मेरी शादी हुई, तो मैंने ऐसे कभी बुजुर्गों को एकांकी जीवन जीते देखा नहीं था। हुँ, हुँ। पर जब मुझे एक ऐसा बुजुर्ग मिला, जिसके दोनों पैर में गैंग्रीन है ओहो! और चल नहीं पाता, तकलीफ इतनी है, सड़क पे रुल रहा है, तो मुझे लगा ये तकलीफ मेरे चिंतन से कहीं ज़्यादा है। ज़्यादा है। तो मैंने बस पहला बुजुर्ग मेरे हाथ में जो आए, वो इस तरह के थे। उस दिन से मैंने संकल्प लिया कि अब एक ठहराव का काम होगा और उम्र के इस पड़ाव पे धीरे-धीरे हम भी जा रहे हैं, तो ऐसा हो कि हम अपने माता-पिता को समेटें, उनका ध्यान रखें। तो बस उन एक दादाजी के साथ ये काम शुरू किया और आज कम से कम 60-65 ऐसे माता-पिता हैं, जो सेवा हमारे से पा रहे हैं और सेवा का कोई मूल्य नहीं है। सेवा सही बात। कहीं भी की जा सकती है। सड़क पे दिखता है एक बुजुर्ग अगर तड़फ रहा है, तो वो भी सेवा का पात्र है, उसकी भी सेवा करी जाए। तो ऐसे बहुत से बुजुर्ग हैं, जो निराश्रित हैं, अकेले हैं, आँखों को खो चुके हैं, मेंटली जिनको मानसिक संतुलन होना कहते हैं, ऐसे बुजुर्ग हैं, अल्जाइमर के पेशेंट हैं, लकवा और कैंसर के। ऐसे बुजुर्ग माता-पिता मेरे यहाँ निःशुल्क निवास करते हैं, बिना किसी शासकीय मदद के। और मुझे लगता है क्या चाहिए उनको? सही बात। एक प्यार, थोड़ा-सा भोजन और समय और सहयोग। तो ये काम मैंने अपनी स्वेच्छा से लिया। मुझे बड़ा पसंद है कि हम किसी के काम आ जाएँ और इसमें क्या दिक्कत है? शांति से वो भी आराम करते हैं और हम भी कोई टेंशन ना लेके उठते हैं, ना लेके सोते हैं। इससे अच्छा तो कोई सेवा का काम ही नहीं हो सकता। आप एक बहुत समृद्ध फैमिली से बिलॉन्ग करती हैं, आपके फ़ादर डीएसपी थे। तो एक बहुत अच्छे परिवार से आके फिर आपने झुग्गियों में भी रहे आप, तो आपके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हुआ होगा वो चीज़? एक परिवार समृद्ध था, पढ़ा-लिखा परिवार था, लेकिन उनके जो संस्कार थे, वो बहुत खुले मन के और बहुत अच्छे थे। मेरे पिताजी भले ही प्रशासनिक बड़े अधिकारी रहे, पर हमने हमारी माँ को हमेशा दूसरे की सेवा करते देखा। वो ये भूल जाती थी कि मैं किसी पुलिस अधिकारी की पत्नी हूँ और वो छोटे और बड़े में कभी उन्होंने भेद नहीं किया। और मैं 4-5 भाइयों में बड़ी बहन हूँ, जी। पर ऐसा लगता था कि ये सब चीज़ मुझे विरासत में मिली है और ये देखते-देखते मम्मी को मुझे याद है मेरा एक भाई 6 दिन का था और मेरी माँ अस्पताल से उसको लेके आई और बाजू में एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। ओहो! ये चीज़ मेरे जीवन पर्यंत मुझे याद दिलाती रहती है, सेवा की जो शुरुआत मन में हुई, तो मम्मी वो 6 दिन के बच्चे को मेरी गोद में छोड़ के गई। उस समय मैं भी 15-16 साल की रही होंगी, मुझे इतना बच्चा कैसे सँभालना ये इतना अनुभव भी नहीं होगा। वो भैया को मैं पूरी रात अपनी गोद में लेके बैठी रही और हमारी माँ उस परिवार में बैठी रही। क्योंकि कोई किसी के यहाँ कोई आत्महत्या जैसे काम कर लेता है, तो वहाँ लोग जल्दी से उसको सांत्वना देने भी नहीं जाते। सही बात। बहुत सारे चीज़ों को सोचते हैं, अरे कुछ हमारे ऊपर पर हमारी माँ वहाँ चली गईं। सुबह दिन के उजाले में बहुत सारे लोग खड़े हो गए और सब जो जिस घर में मेरी माँ गई थी, एक ठाकुर फैमिली थी, तो अरे ये कैसे आ सकती हैं? इनका तो छो 6 दिन का बच्चा है, ये कैसे आ गईं? तो मेरी मम्मी के बारे में इतनी लोगों के मुँह से जो दुआएँ निकली और बहुत धन्यवाद लोग दे रहे कि बहुत अच्छा इनने काम किया क्योंकि एक ही बेटा था, वो माँ की भी हालत
उस लायक नहीं थी, तो हमारी मम्मी कहती थी, "हमारा तो खड़ा हो ही जाएगा, पर आज ये विपरीत परिस्थिति में है, इसके साथ मुझे होना चाहिए।" तो वो चीज़ एकदम दिमाग में आई। और पता नहीं कैसे शादी हुई मेरी, शादी भी बहुत अच्छे परिवार में हुई, पर मेरा और उस परिवार का तालमेल बहुत अलग था। मैं सर्विस क्लास परिवार से गई, वो बिज़नेस क्लास परिवार था और वहाँ थोड़ा-सा बुंदेलखंड का जो टीकमगढ़ जी, थोड़ा-सा जी, जी, अब काफ़ी डेवलप हुआ है, जी। उस समय काफ़ी पीछे माना बिल्कुल, जाता था। बिल्कुल। बड़ी पर्दा प्रथा और कहीं जाना नहीं, निकलना नहीं। तो ऐसे 10 साल बड़ा बहुत रहना पड़ा। चुनौतीपूर्ण हुआ होगा वहाँ आपके लिए। रही मैं, पर मेरे रास्ते तो कहीं और बने थे ना। तो सबसे खुशी की बात है कि जो मेरे पति थे, उनका मुझे बड़ा सपोर्ट मिला और जब दोनों एक स्वभाव के होते हैं, तो ज़रूर कुछ होता है। तो हमें घर से बाहर कर दिया कि आपको ये सेवा करनी है तो आप निकलिए यहाँ से। तो जब मुझे घर से निकाला मेरी 1 साल की भी नहीं थी बच्ची। वो छोटी बच्ची को लेके निकली। कोई संपन्न हो क्या है पर मैं क्या थी मैं अपना बिल्कुल, मूल्यांकन बिल्कुल। करना चाहती थी कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। पिताजी क्या थे, ससुर क्या थे और कौन क्या था। मेरे पास तो एक बच्चा था और मुझे कह दिया गया था कि जाओ। आपको इस तरह की चीज़ों में बेटी तो मैं बहुत पहले से बचाती आ रही हूँ और बेटी होना मेरे जीवन का उस परिवार में बहुत बड़ा वो था क्योंकि बेटियों को पसंद नहीं करते। तो जब मुझे घर से निकाला आप सोच नहीं सकते मेरे पास ₹50 भी नहीं थे कि मैं कैसे उस जगह से कहीं बाहर जाऊँ पर चलो ठीक है कुछ करेंगे जैसे-तैसे पिताजी के वहाँ काफ़ी परिचित लोग थे पर वहाँ बंदिश थी, आप किसी से मिल नहीं सकते, बोल नहीं सकते। हम जैसे-तैसे सागर आज से 30 साल पुरानी बात जी, मैं आपको बता रही हूँ। जी, हम सागर तक जैसे-तैसे आए। जी। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था कि मैं उसको लेके अपने पिता के घर खड़ी हूँ, तो मेरे पिताजी मुझे देख के प्रसन्न होंगे या मतलब बहुत दयनीय स्थिति थी। क्योंकि उस चल समय तो ये भी नहीं माना जाता था ना कि मतलब लड़की का घर आना अच्छा हाँ, नहीं माना तो जाता था उस जब समय। मैं वही मैं आपको बता रही हूँ, जब मैं घर गई तो मेरे बड़े भैया थे। बोले, "अभी कैसे आई तुम? ना रक्षाबंधन है, ना दिवाली है, ना होली है, ना हमारे घर कोई सुख है, ना दुःख है। तुम्हारे आने का कारण क्या है?" हमने तो बुलाया नहीं तुम्हें क्योंकि बहुत सैद्धांतिक आज से जी, 30 साल पहले जाओ और और परिवारों में यही बेटियों को सिखाया सही जाता बात। था कि जहाँ शादी हो गई वही तुम्हारा घर सब है। कुछ है। जी, तो मैंने भैया को बोला कि मेरे साथ जीजा जी भी हैं क्योंकि उनने बोला था ये आप सब सोना-चांदी हमको दीजिए। मैंने बोला था सारा ले लो, मुझे केवल वो व्यक्ति पकड़ा दो जिसके साथ अगर मैं किसी पेड़ के नीचे भी बैठूँगी तो मेरा सम्मान बना रहेगा। और पति को छोड़ के आज बेटियाँ बहुत जल्दी विचलित हो जाती हैं सही बात और है। छोटी-छोटी चीज़ों से पति-पति के पत्नी के संबंधों को छोड़ देती हैं। पर हम लोग तो कुछ अलग संस्कारों में पले-बड़े थे। तो बस हमने कहा हमें इनको पकड़ा दो। तो बस हम दोनों निकले और अपने परिवार में भी नहीं रही मैं। मेरे पिताजी क्या थे मैं भूल गई। मुझे लग रहा था मैं क्या हूँ मुझे अपने को जानना है। फिर हमने क्या करते आयुर्वेदिक डॉक्टर थे मेरे हस्बैंड, तो झुग्गी-झोपड़ियों में जाना शुरू किया और वो भी बहुत अच्छे परिवार के थे। उनने तो कभी ऐसी चीज़ देखी नहीं। क्या किया जाए तो एक झुग्गी में छोटा-सा क्लिनिक हमने लिया 300-400 किराया। जब हम कुछ चलने लगे, तो ये वहाँ बैठते और मैं इनके साथ बैठती। क्योंकि बहुत सज्जन हैं, ज़्यादा बोलना नहीं आता उनको, सीधे सच्चे व्यक्ति हैं। तो ऐसा लगता था कि मैं रहूँगी तो शायद लोग और आएँगे। महिलाएँ भी आएँगी, बच्चे भी। तो धीरे-धीरे वो सेटअप हुए और वहीं झुग्गी-झोपड़ी में मैंने एक पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। मुझे तो उस समय ये था कि मैं एक बच्ची के लिए दूध की व्यवस्था कैसे करूँ? उनके मामा क्या हैं, पापा क्या हैं? ये सब चीज़ भूल के मुझे लग रहा था कि हमको कैसे खड़े एक होना है। तरह से आपका वनवास चल तो रहा था वो तो। हमने लोगों ने 14 साल भगवान ने वनवास दिया, मैंने 21 साल का वनवास झेला। फिर वहाँ जाके मैं बच्चों को पढ़ाने लगी। कोई बोलता हम ₹5 देंगे, मैं बोलती ठीक है 5 दे दो। कभी पैसे के प्रति लालच नहीं रहा। ₹10 कोई पढ़ाने के देता, 3-3 4-4 घंटे मैं छोटे बच्चों को लेके स्लम्स एरिया के कोचिंग या ट्यूशन आज की भाषा में जी, कोचिंग जी, कहते हैं, जी। तो वो बच्चों को पढ़ाती थी। तो वो माँएँ जो बर्तन मांजने जाती, वो भी रिलैक्स रहती थी कि एक महिला के पास ऐसा नहीं है झुग्गी-झोपड़ी में भी बहुत अच्छे बुद्धिजीव लोग रहते हैं। जी, तो वो मेरे भरोसे 10 बच्चों से शुरू किया मैंने 60-70 बच्चे मेरे बाप पास रे! आने लगे। बाप रे! मतलब मैं ₹2000 वहाँ से कमाने लगी।
फिर मैंने एक क्लिनिक खोला, उसमें मिश्रा जी अपना करने लगे। ₹10 ₹5 इंजेक्शन लगाने के मिलते। हम लोग इतना खुश होते थे जिस दिन ₹10 मिल गए, लगता था लाखों, क्योंकि सीमित था हमारा हर कुछ। जी, चकाचौंध की दुनिया से बहुत दूर थे, सब कुछ देखा था। माता-पिता के घर में सब कुछ संपन्नता देखी, जिस घर में शादी हुई वहाँ भी देखला, पर लगता था ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। तो बच्चों को पढ़ाते-पढ़ाते एक महर्षि स्कूल था, जी, 12 नंबर झुग्गी-झोपड़ी के पास। जी, इंदिरा नगर बस्ती से मेरी सेवा की शुरुआत हुई, जी। तो वो उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी। बोले, "हम आपको ₹500 देंगे, आप सुबह 7 से 12।" हम उनके यहाँ जाने लगे, तो 12 बजे सिर्फ़ लौटती। ₹500 में? 500-700 से ज़्यादा इस 30 साल पहले नहीं मिलता था। और हुँ, मैं नूतन कॉलेज से पास आउट हूँ, ऐसा नहीं है जी, कि थोड़ा बहुत तो पढ़ाई-लिखाई करी थी। फिर बस वो पढ़ाने लगी, स्कूल से आती, बच्चों के बीच में रहती। अब छोटी बेटी का बड़ी बेटी मेरी साल भर की थी, तो मेरी माँ ने उसकी ज़िम्मेदारी ली और मैं बड़ी स्वाभिमानी थी, तो मुझे घर में कोई बुलाना हिम्मत नहीं करते थे कि इसको अपन बुला सकें। तो बस वो 2 काम मुझे मिल गए। अब मैंने सोचा मैं क्या करूँ? तो अरेरा कॉलोनी में बड़े-बड़े महँगे मकान, तो मैंने ₹700 का एक उसी झुग्गी में एक कमरा लिया। उस कमरे में स्टोव खरीदा, ये जो मुझे कभी खाना बनाना भी नहीं अच्छे आया। से नहीं आता था। तो पर मैंने सब किया और उसको लेके और हमेशा पति के साथ चलती रही कि इनका मनोबल ना टूटे, कि ये ना सोचें कि एक अच्छे परिवार से मुझे लाके यहाँ कहाँ कचड़े में पटक दिया। तो इनका भी ध्यान, एक बच्ची का भी ध्यान, ऐसे करते-करते फिर मुझे लगा भोपाल में कॉलेज व्यवस्था बढ़ी, काफ़ी बच्चे बाहर से आए, तो लोग बोलते थे टिफ़िन सेंटर चलाते हैं। अरे मैंने कहा मैं भी कुछ करके देखती हूँ। तो फिर मैंने टिफ़िन सेंटर शुरू किया। टिफ़िन सेंटर मुझे ये नहीं पता था कि कितना पैसा लेना है। ये कभी देखा ही नहीं है कि ये सब काम। तो वो बच्चे जो कॉलेज के आते तो वो बोलते कि आंटी हमको आपके यहाँ से खाना, मैंने ऐसा लिख के रख दिया कि साईं टिफ़िन सेंटर, क्योंकि मैं साईं बाबा के मंदिर के पास ही रहती थी। तो वो पढ़ के इतनी बारिश आई वो कागज़ फटा ही नहीं और बच्चे आने लगे। तो मैंने बोला बेटा मुझे नहीं पता तुम बाहर कितना पैसा देते हो? वो बोलते इतना देता है। मैंने कहा कोई बात नहीं तुम तो इससे कम दे देना। क्योंकि मुझे लग रहा था कि ऐसे किसी को लूटना नहीं चाहिए। तो वो 1 टिफ़िन से 2, 2 से 4 मतलब 70-70, 80-80 बच्चों का मैं टिफ़िन आपकी बनाती। नीयत अच्छी थी हाँ, इसलिए ऐसा और हुआ। इतने अच्छे बच्चे पूरे मेडिकल कॉलेज के कहीं और अपन एक बड़े परिवारों के लिए तो उसको चटनी भी बना के रख देना कहीं। मतलब वहाँ ये नहीं था कि मुझे इनसे पैसे लेना है, ये मेरे बच्चे हैं, इनको कुछ ज़्यादा व्यवस्था। संडे को अगर कहीं वो खाने चले गए तो बाकायदे उनकी क्लास लगाती थी कि नहीं-नहीं रात का खाना आपको खाना है और अगर वो 10 दिन खाना खाने नहीं आए, अगली बार बेटा इतने पैसे नहीं चाहिए तुम्हारे, इतने दिन तुमने भोजन अगर वो बाहर जा रहे हैं तो उनको टिफ़िन बना के देना, भैया खुरमी बनाना, ये बनाना कि जैसे मेरे बच्चे हैं। तो अपनापन का भाव लेके का इतना बढ़िया टिफ़िन सेंटर का काम चलने लगा। फिर धीरे-धीरे मेरे काम बढ़ते लगे, मैंने बेटियों पे काम किया, फिर बुज़ुर्ग मिले मुझे, तो थोड़ी स्थिति मेरी बढ़ती चली गई। फिर मैंने एक अच्छा-सा घर लिया, वहाँ बुज़ुर्गों की सेवा करी। सेवा करते-करते मैं किसी संस्था से जुड़ी, वहाँ जुड़ के मैंने देखा केवल आपका शोषण है। आप दिन-रात काम करो और अगर कोई बुज़ुर्ग आपको वहाँ कुछ चार्ज भी देते थे बुज़ुर्ग जी, और अगर वो आपको 300, 400, 1000, 3000 दे रहा है, तो राइट बनता है कि उसमें उसकी सुख-सुविधा का ध्यान रखा ध्यान जाए। दिया जाए। बिल्कुल। तो ये कहीं न कहीं मुझे खलती थी चीज़ें कि कोई बीमार पड़ा है, नहीं इसको उधर दिखाओ, उधर दिखाओ। अगर वो कुछ कर रहा है, तो उसका इलाज भी अच्छा होना सही चाहिए। बात है। तो ये 2005 से 2012 तक मैंने उस संस्था में मात्र ₹1000 लेके काम किया, ऑन रिकॉर्ड है ये बात। तो ₹1000 हमें मिलता था, वहीं भोजन मिलता था और लगे रहते थे तो आपने काम। टिफ़िन सेंटर क्यों बंद कर दिया था? अब ये सेवा का काम मिल गया, तो इसमें ज़्यादा आनंद था। फिर अंकल को 1000 मिलता, मुझे 1000 मिलता। हम दोनों उस वृद्धाश्रम में पूरे टाइम, फुल टाइम सेवा देते। हमें लगता था रोटी तो खाना है और हम तो समाज के लिए आपकी बने हैं। ज़रूरतें कम थी। हमें ज़रूरत है, आज भी हमारी कोई ज़रूरत नहीं। तो हमें लगता था हमें रोटी तो खाना है, यहीं मिल रही है, यहीं खाते रहिए। पर शायद उनको या मैं ठीक नहीं थी। पूरा मैं अपने आप को मानती हूँ। उसको छोड़ के 2012 में जब मैंने वो संस्था छोड़ी, आपने कभी सुना है कि कोई काम छोड़ के जाता है
तो पूरी व्यवस्था उसके पीछे चलती है। मेरा जो अपना घर है, उसका नाम कैसे पड़ा? सारे बुज़ुर्ग, जिस दिन मैंने उस घर घर को छोड़ा, जिस संस्था में मैं काम करती थी, तो सारे अंधे, लंगड़े, लूले बुज़ुर्ग मेरा साड़ी का पल्ला पकड़ के खड़े हो गए। मुझे नहीं क्या बात पता कर रही था हैं? कि मेरे पिताजी मदद करेंगे, मुझे नहीं पता था कि मेरे भाई मदद करेंगे। मैंने बोला, "आप लोग मेरे साथ कहाँ जा रहे हो? मेरा तो खुद का वजूद नहीं है, मुझे फिर वो एबीसीडी शुरू करना पड़ेगी और मैं मेहनत से नहीं हारती। मुझे लगता है कल भी कुछ करना है तो करूँगी, थकना क्या है, करते रहना है।" तो मैंने बोला, "आप लोग मेरे साथ नहीं चलो।" बोले, "नहीं बेटा, हम तो आपके साथ रहें।" झाड़ू वाला, बर्तन वाला, रोटी बनाने वाला, पूरा का पूरा सेटअप मेरे साथ सड़क पे खड़ा हो गया। अब मैं क्या करूँ? तो मैंने बोला, "माधुरी जी, अब आपको लोगों के बर्तन चौके भी करना पड़ेंगे, पर इनके सम्मान में कमी नहीं आना चाहिए। ये आपकी ज़िम्मेदारी है, इनने आपके ऊपर विश्वास किया, अंधा भरोसा अंधा किया है।" भरोसा किया है। तो मैं उन माता-पिता को लेके चली, अब मैं करूँ क्या? मैंने सोचा बहुत सारी साड़ियाँ हैं, उनका बनाऊँगी टेंट तंबू और किसी भी जगह खाली रहेगी, भगाएँगे तो जो लोहे पीटने वाले नहीं रहते, ऐसे अपने माँ-बाप को लेके भागती चलूँगी, ज़िंदगी तो कट ही जाएगी। पर पता नहीं क्या हुआ, मेरे भाई आगे आए, उनने मुझे एक बड़ा-सा घर किराए का लेके दिया। सोचिए मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, मेरा कहीं भी कोई बैंक बैलेंस नहीं, आज भी नहीं है और मैं रखना भी नहीं चाहती। तो सारा मेरे भाइयों ने मकान दिया, अब उसमें आ गए। 7 डेज़ में रनिंग स्थिति में वृद्धाश्रम, अरे बूढ़े वाह! हमारे पास, काम करने वाले मैंने बोला, अपन अरे हमें नहीं चाहिए तनख्वाह, ऐसा नहीं है, जो कार्यकर्ता होते हैं ना, ये सच्चे मन से जो आपके साथ जुड़ा है, वो हुँ, आपके दुःख और तो सुख को दोनों में रहता है, सामंजस्य बना के बिल्कुल चलते। चलता है। तो मेरे सारे कार्यकर्ता, दीदी हमें नहीं चाहिए पैसा, हम मेहनत करेंगे, और देखते-देखते 7 डेज़ में अपना घर बन गया। तो मैंने लिखा था, बसा लिया है अपना घर, बना लिया है अपना घर, टूटती उन शाखाओं से सजा लिया है अरे अपना घर। कभी गाती थी वो लोरियाँ, कभी नुस्खे की थी पोटलियाँ, सत्तू की भीनी-भानी खुशबुओं में दादी-नानी के साथ बना लिया है अपना घर। टूटे हुए चश्मों से, नैनों से निहारती ज़िंदगियाँ, मध्यम होती रोशनी से जगमगा लिया है अपना घर। कभी रोटी के थे लाले, कभी झिड़कियों से पड़े पाले, हद तो तब हुई जब घर में मिले ताले, देख ना पाई पल भर भी उस मंजर को मैं, समेट लिया सब रिश्तों को और चल पड़ी अपने घर को मैं। कोई कुष्ठ रोगी हो गया, कोई नैनों को खो गया, कोई लकवे में रम गया, देखकर उन सब को मुझे अपने कर्तव्य का बोध हो गया। कोई मुझे मिल गया, किसी को मैं मिल गई, और देखते-देखते अपना घर मंदिर बन गया, देखते-देखते। तो ऐसे ही सारे रिश्तों में हमारा घर बन रहा है। कोई दादी है, कोई मौसी है, कोई काकी है, कोई नानी है, कोई मामी है, सबको एक नाम दिया है। उसके पीछे ये कारण है कि मेरी 2 बेटियाँ हैं, उनको लगे कि ये अपने हैं। सही बात। उनको ये ना लगे कि ये अनाथ हैं और मम्मी ने इनको एक अपना साधन संपन्नता के लिए जोड़ा है। हुँ। तो ये सब हमारे परिवार के हिस्से हैं।